नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे जानने के बाद ये लगेगा कि इस समय यूक्रेन उस मैदान में हारे हुए हाथी के समान हो रहा है जिसे अपनी तबाही से ज़्यादा अब दुश्मन के तबाही में सुकून मिलेगा। और संभव भी है क्योंकि रूस ने जिस तरह के प्रयास इन दिनों किए हैं यूक्रेन में, या यूँ कह दीजिए कि यूक्रेन ने रूस को भड़काने के जो काम कहे हैं, हो सकता है कि आप दोनों में से किसी के पक्ष से संतुष्ट ना हो या किसी एक का पक्ष ऑलरेडी दिमाग में लेकर चल रहे हों। आपको लग सकता है कि रूस सही है, आपको लग सकता है यूक्रेन सही है, लेकिन जो फिलहाल स्थितियां बनी है वो ये हैं कि यूक्रेन ने अब ठान लिया है कि वो रूस में घुसकर हमले करेगा, यानी एक प्रकार से यूक्रेन रशिया पर हमले करेगा। अब तक क्या हो रहा था, यूक्रेन डिफेंसिव था, अपने क्षेत्रों को बचाने का प्रयास कर रहा था और जो क्षेत्र रूस ने कब्जे में ले लिए थे उन्हें बचाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन अब ये रूस में हमले करेगा और ऐसी स्थिति इसलिए आ रही है क्योंकि फिलहाल रशिया यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट के बीच यूक्रेन का सबसे बड़ा डैम टूट गया है। उस डैम के टूटने के बाद मानवीय आपदा इतनी आई है कि दुनिया भर से रूस का क्रिटिसिज्म हो रहा है। रूस का कहना है कि ये हमने नहीं किया, जबकि वास्तविकता ये है कि वो डैम जिस जगह स्थित है उस डैम के टूट जाने से पूरी तरह जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देखते हैं आज के सेशन में, समझने का प्रयास करते हैं रशिया यूक्रेन में आफ्टर ऑल चल क्या रहा है। आपके सामने यहाँ पर एक खबर दिखती है और वो ये है कि यहाँ पर आप खबर देखते हैं और दिखाई देता है कि यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव एक्शन हैव बिगन। जेलेंस्की ने कहा है, जेलेंस्की ने कहा है कि हमने अब काउंटर ऑफेंसिव यानी कि हमारे ऊपर हमले जो हो रहे थे हमने पलट के जवाब देना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जेलेंस्की सिग्नल्ड यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव अगेंस्ट रशिया इज अंडरवे, यानी कि अब हम पलट कर जवाब देंगे। अब तक हम बचाव कर रहे थे, जैसे ना भारत की पॉलिसी क्या है कि हमारे ऊपर कोई हमला होगा तो हम पहले अपनी सुरक्षा करेंगे फिर बदला लेंगे। तो अब यूक्रेन ने भी वैसा कुछ किया है कि पहले तक अब तक ये हमला झेल रहे थे, अब बोल रहे हैं कि भाई अब हम लोग अपने द्वारा रशिया पर हमले करेंगे। हम इस बारे में पूरी तरह सज्ज हो चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, काउंटर ऑफेंसिव और डिफेंसिव एक्शन एक साथ क्यों किए जा रहे हैं, इसके बारे में बात यह है। जेलेंस्की ऑफिशियली कंफर्म दैट यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव हैज स्टार्टेड। और इस समय आप खबरों के अंदर टॉप ट्रेंड में डोनास्क रीजन को देख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यूक्रेन की जो सेना है वो रशिया के कब्जे के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जाकर के इनके हाथ में आपको यूक्रेनियन फ्लैग दिखाई दे रहा है। ये कब्जे वाले जो क्षेत्र थे, जो रशियन फोर्सेस के क्षेत्र में थे, वहां जाकर के अपने ध्वज लहरा रहे हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन की सेना को आप जगह जगह पर देख सकते हैं कि वो रशियन फोर्सेस को भगा करके अपने द्वारा अपने हिस्से में क्षेत्र को कब्जे में डोनास्क क्षेत्र के अंदर लिए जा रही हैं। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है जिसमें आपको डोनास्क यहाँ दिखाई पड़ता है, खेरसोन प्रोविंस दिखाई देता है, लोहांस्क दिखाई पड़ता है, इन क्षेत्रों में अब यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव यानी कि जो क्षेत्र रूस ने कब्जे में ले रखे थे उन क्षेत्रों पर अब हमले के प्रयास शुरू हो चुके हैं। इतना ही नहीं, ड्रोन हमले भी शुरू हैं। ड्रोन हमले की आप खबर 30 मई की देख रहे हैं कि इस तरह से खबर भी निकल कर आ रही है कि मॉस्को को यानी कि रूस की जो राजधानी है उसे भी ड्रोन हमलों से टारगेट किया जा रहा है, जिसमें से आप कुछ फोटोज देख सकते हैं कि रशिया के अंदर भी ड्रोन जाकर के यूक्रेन की तरफ से उसे टारगेट बना रहे हैं, जिसकी वजह से व्लादिमीर पुतिन इन्हें लगातार धमके दे रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र पर हमला करें, समझ में आता है, आप रूस के बॉर्डर में एंट्री नहीं करेंगे, उसके घातक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें चली रही थी पैरेलली। लेकिन इसी बीच में आपको ये याद होना चाहिए कि रूस के राष्ट्रपति भवन पर कुछ दिनों पूर्व भी, जिस पर हमने लगभग 1 महीने पहले सेशन किया था 3 मई को, उस समय रूस के राष्ट्रपति भवन पर भी ड्रोन से हमला हुआ था। हमने इस पर सेशन किया था। हालांकि यूक्रेन ने साफ इनकार कर दिया था कि उसके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अंदर घुस करके रूस को मार दे, वो अपने ही क्षेत्र में बचाव कर रहा है। लेकिन अब जब इन्होंने खुद कह दिया है कि अब हम हमले करने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मामला बिगड़ा है। तो वो क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। देखिए हुआ क्या है, रशिया के द्वारा यूक्रेन का एक सबसे बड़ा डैम है जो कि उनके नीपर नदी के ऊपर स्थित है, उसे तोड़ दिया गया है।
यूक्रेन के सबसे बड़े डैम को देखिए। डैम ना केवल पानी के लिए संचय स्थापित करने के लिए, बांध जिसे आप कहते हैं, बांध का जो उपयोग है असल में वो केवल पानी स्टोरेज के लिए नहीं होता है, बल्कि उससे आने वाले समय में सिंचाई का काम भी किया जाता है, पन विद्युत यानी कि बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। तमाम कार्य जो हैं वो डैम से किए जाते हैं। तो डैम से होने वाले सभी कार्य इस वजह से प्रभावित हो जाएंगे। तो प्रभावित हुए कामों को रोकने के लिए कि भाई अब इसका रिटेलिएशन क्या हो, तो रिटेलिएशन के लिए इन्होंने कहा है कि तुम लोगों ने हमारा इतना नुकसान पहुंचा दिया है, इन्होंने इतना नुकसान पहुंचा दिया है। हाँ भाई, एक बालक लिख रहा है, लोकेश मीणा, सर कभी कभी क्लास भी ले लिया करो। लोकेश बिल्कुल सही कह रहे हो, काश तुम्हारे अंदर इतनी गरिमा होती कि तुम इस बात को बोलने से पहले आत्मविश्लेषण करते कि किस व्यक्ति से ये बातें बोल रहे हो। शायद तुम किसी मद में चूर हो सकता है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा भाव हो जिसमें तुम्हारे अंदर का ईगो इतना हावी हो गया हो कि सामने वाले की परेशानियां तुम्हें दिखना गौण हो गई हो। तुम्हें हो सकता है दिखाई ना पड़ रहा हो कि मैं लगातार रोजाना क्लासेस में आकर अपडेट दे रहा हूं कि मेरा गला सही नहीं है, फिर भी मैं रोजाना एक एक सेशन लेकर के आप लोगों के सामने आ रहा हूं, रोजाना ये अपडेट देने के लिए कि देखिए निरंतर सुधार की तरफ मैं जा रहा हूं। यूट्यूब वो माध्यम होता है जिसके माध्यम से एक बार में ही बहुत लोगों तक मैसेज पहुंच जाता है। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे और कामना करने योग्य बनाए कि तुम दूसरे का दर्द भी समझ पाओ। ठीक है, चलो आ जाओ। और ये जो सेशन मैं ले रहा होता हूँ, इनका पीछे केवल इतना उद्देश्य होता है कि लोगों तक एक सूचना पहुंचती रहे कि हाँ मेरी तबीयत में क्या अपडेट है। तुम्हारे अंदर जिस दिन दूसरे का दर्द समझने का भाव होगा उस दिन शायद तुम इतना कमेंट करने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आपके सामने वीडियो में दिखाई दे रही जगह है, ये उस डैम के टूटने के बाद विस्थापित होते लोग, घरों के डूबते हुए दृश्य दिखाई दे रहे हैं। डैम क्या होता है? पानी को रोक करके जो बनाया गया बांध होता है ना, वो। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पानी जंग के मैदान तक पहुंच गया है, जहां पर जंग हो रही है वहां तक मैदान पहुंच गया। 80 गांवों का बाढ़ का खतरा बन गया है। खैरसोन प्रोविंस के अंदर पानी भर गया है। ये क्षेत्र है कहां? तो देखिए, ये नोवा खाकोवका करके ये डैम है। कहां पर स्थित है? यूक्रेन और खैरसोन प्रोविंस के बीच का ये जो क्षेत्र है, यहां पर ये डैम स्थित है। इस जगह पर कौन सी नदी पर स्थित है? तो निपर नदी पर स्थित है। साथियों, ये जो नदी है ना, इस नदी पर स्थित ये डैम है। आप इसे देख सकते हैं किस प्रकार से दृश्य दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये निप्रो करके नदी है। निप्रो नदी के ऊपर ये खारकोनावा करके डैम है। इस डैम को तोड़ा गया है। इसकी वजह से ये वाला जो क्षेत्र है, इस जगह पानी भर गया है। और यहां पर जो पानी भरा है, इस पानी की वजह से यहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आपको ये टूट करके, डैम के टूटने से जो दृश्य दिखाई दे रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा जल त्रासदी यहां पर हुई है। लोगों की सैटेलाइट इमेजेस ये बताने के लिए पर्याप्त है कि पहले और अब में कितना अंतर आ चुका है। इतना ही नहीं साथियों, सैटेलाइट दृश्य बता रहे हैं कि लोगों के घर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, पानी में डूब चुके हैं। और संभवतया जब ये खाकोवका करके डैम टूटा है, जो कि रूस के कब्जे वाले इलाके में है, और चूंकि यूक्रेनी सेना वापस से रूस के कब्जे वाले हिस्से को खाली कराने आना चाह रही है, ऐसी स्थिति में इस डैम का टूटना ये मैसेज देता है कि रूस ने कहीं ना कहीं, खुद ने तो इस डैम को नहीं तोड़ दिया ताकि यूक्रेन की फोर्सेस अंदर ना आ पाए। डैम पर रूस ने हमला किया है, ऐसा आरोप लग रहा है। जेलेंस्की का कहना है कि उन्होंने इस बात के लिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। खैरसान रीजन, जिसके माध्यम से रूस का कब्जा है, जिस जगह पर कब्जा है, उसके 30 किलोमीटर दूर ये नौका खवो का बांध है। साथियों, इसी बांध के पानी से जो जपोर्जिया करके यूक्रेन का जो सबसे बड़ा पावर प्लांट है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसको भी कूलिंग के लिए पानी दिया जाता था। तो इतने बड़े बांध का टूटना और वो एक बम से टूटना, अब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। रशिया कह रहा है हमने नहीं तोड़ा, जेलेंस्की कह रहे हैं हमने नहीं तोड़ा। अब किसने तोड़ा? जिसको फायदा हुआ उसने तोड़ा। किसे फायदा हुआ? एक तरीके से देखा जाए तो इसमें यूक्रेन का क्या फायदा है? यूक्रेन का फायदा यह है कि जिस क्षेत्र में पानी फैला है, वो पानी पूरी तरह से अभी रूस के कब्जे में है। रूस के कब्जे वाले क्षेत्र में पानी फैला है। ऐसी स्थिति में रशियन फोर्सेस और टैंक चल नहीं पाएंगे, नंबर एक। लेकिन इसका फायदा रूस को भी है। रूस को यह फायदा है कि यूक्रेन जो इस प्रकार से हमले करते हुए वापस आ रहा है, उस कब्जे वाले हिस्से को छुड़ाने के लिए वो शायद अंदर ना आ पाए, क्योंकि पानी फैला है। अब दोनों के अपने अपने एविडेंसेस हैं, लेकिन मानवीय त्रासदी इतनी हो चुकी है कि दुनिया भर के लोग इस समय क्रिटिसिज्म के लिए उतरे हुए हैं। लोग बाढ़ में घिरे हुए हैं। ड्रोन के माध्यम से सुविधाएं लोगों को पहुंचाई जा रही हैं। ये एक वाटर बोतल है जो इस बच्चे को यहाँ पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए घरों से बोट के माध्यम से बचाया जा रहा है। कहने का कुल मिलाकर अर्थ ये है कि ये जो स्थिति बनी है, ये युद्ध में भीषण। देखिए, अब तक युद्ध में सेनाओं का युद्ध चल रहा था। ये माना जा रहा था कि सिविलियन को टारगेट नहीं किया जाएगा, लेकिन केमिकल वेपन का होना, बायोलॉजिकल वेपन का होना, डैम का टूटना, ये सब वो चीज़ें होती हैं
जिससे आम जन प्रभावित होता है। 40,000 से अधिक लोगों के प्रभावित होने की सुर्खियां यहां पर निकल कर आ रही हैं। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं नावोकवा का डैम है जिसके ऊपर टूटने की बात आ रही है। तो इस तरह की न्यूज़ निकल कर आ रही। तो ऐसी स्थिति में अब बवाल ये हो रखा है कि किसने इसको उड़ाया। तो जिसको फायदा हुआ उसने उड़ाया। किसके कब्जे में था? तो ये फिलहाल रशिया के कब्जे में था। हालांकि इस डैम के एक हिस्से पर अब यूक्रेन का कब्जा है और एक हिस्से पर रशिया का कब्जा है। दोनों उत्तर और दक्षिण में बैठे हुए हैं। एक तरफ यूक्रेन है, एक तरफ रशिया है। दोनों में से कौन किसके ऊपर आरोप लगाता है ये तो ईश्वर जाने, लेकिन इससे नुकसान किन्हें हुआ? इस डैम के पानी से इस पूरे क्षेत्र में कृषि होती थी। क्रीमिया के अंदर कृषि होती थी। कृषि कार्य अब इसकी वजह से प्रभावित होंगे। कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि डैम की वजह से टूटी हुई तबाही में दोनों देशों का नुकसान है। चूंकि पर मूलतः ये यूक्रेन का हिस्सा है तो इसके टूटने से यूक्रेन को बड़ा नुकसान होगा और संभावित है कि इस वजह से यूक्रेन का ये कहना कि वो इसका यथायोचित बदला लेगा ये जानने योग्य है। दुनिया भर के लोग यूएन के अंदर इसका विरोध कर रहे हैं। दुनिया भर के मैसेजेस जो हैं इस समय यूक्रेन के समर्थन में आ रहे हैं और इसी वजह से यूक्रेन ये कहता हुआ पाया जा रहा है कि वो इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से बदला लेगा। ठीक है ना, उम्मीद है आप सभी साथियों को प्रॉपर तरीके से जानकारी मिल गई हो। यूएन से डिमांड की जा रही है कि वो इस बारे में मीडिएशन करें। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन मैं एक जरूरी जानकारी आपको देना चाहूँगा कि अपनी पाठशाला पर जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ करके जीएस फाउंडेशन यानी मेरे साथ जुड़कर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी करना चाहते हैं उनके लिए आज रात्रि 12 बजे से भवानी बैच में एडमिशन प्रारंभ कर दिया गया है, जिसमें 4 सब्जेक्ट कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट पॉलिटी, कंप्लीट इकोनॉमी एंड हिस्ट्री जो कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई है वो मात्र 1999 में उपलब्ध कराई जा रही है। जो कि स्टेट पीसीएससी, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी फाउंडेशन जिन्हें भी 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं उनके लिए मात्र 1999 में यह कोर्स है। जो हमारा 17 सब्जेक्ट का कोर्स था जिसमें हमने आरएएस के लिए क्लासेस शुरू की थी, नटराज बैच, उसका एडमिशन 7 तारीख को बंद हो चुका है। इस सोमवार से लेकर के भवानी बैच का एडमिशन प्रारंभ हुआ है। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है और आपको रविवार मध्य रात्रि 12 बजे तक यह सेशन उपलब्ध होंगे। जल्दी जाइए, डेमो देखना है डेमो देखिए। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर, एप्पल और विंडोज़ पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी, अधिक सहायता के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।